स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस के लेक्चर्स पे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का, जहां से न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं और आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, आपको डिजिट देंगे, आपको ओनली पुट करना है और आंसर निकालना है। तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले आएंगे, तीन को आपको पढ़ना है ढंग से, और बस जो आपको डिजिट देगा तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। बस आपसे पूछता ही वो है, इसलिए है क्या, आपसे वह पूछता ही ये है क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं। यहाँ से आपको भी कुछ भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको देखो ऐसे फॉर्मूले आएंगे, v अनंत अपॉन v जीरो, प्रारंभिक जीरो समय पे आयतन और अनंत समय पे आयतन। तो अनंत समय पे आयतन आप निकालने थोड़ी बैठोगे, तो आपको डायरेक्ट मान देगा, तो आपको डायरेक्ट वहां से आंसर निकालना है। ठीक है, आइए, लेकिन आंसर निकालना कैसे है, क्यों निकालना है, तो उसके लिए पहले अपना आज का टॉपिक है सडम सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, सडम एकाणुक अभिक्रिया। सडम, सबसे पहले इस वर्ड पे बात करते हैं, सूडो। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं और बात करना चालू करते हैं आगे, क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है। देखो, सडम का मतलब क्या होता है, सडम का मतलब होता है आभासी। मतलब आपको आभास होगा, रियलाइज होगा कि ये ऐसा है, आपको दिखेगा वह वैसा, लेकिन वह होगा वैसा नहीं। कैसे नहीं होगा, आप देखते हैं। मतलब इसका मतलब होता है आभासी। आप उसको ऐसे अपने रियलाइज करोगे अपने दिमाग से कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये होगा बिल्कुल वैसा अलग उसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सडम। एक अणु का होता है यूनिमोलिक्यूलर होते हैं, मतलब जिनमें एक अणु होंगे। एक अणु का विक्रिया कौन सी विक्रिया होती है, एकाणु, मतलब एक अणु, और अभिक्रिया रिएक्शन आपको पता ही है। तो सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन परिभाषा देखते हैं क्या बोल रहा है, सुनते हैं। इन अभिक्रिया में विलायक को आधिक्य में लेने पर, देखो विलायक मतलब सॉल्वेंट को एक्सेस में ले लिया इसने। सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि आप है ना उसमें कितने भी रिएक्शन कर लो उसके फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ भी। क्या लिखा है, इन अभिक्रिया में विलायक को आधिक्य में लेने पर, मतलब एक्सेस है, बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रखा है आपने, में लेने के कारण किसको ले लिया आपने, विलायक को। विलयन में क्या होते हैं, विलय प्लस विलायक, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो होते हैं। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने है ना सॉल्वेंट था ना, उसको आपने कर रखा है बिल्कुल हाई, मतलब इतना ज्यादा सॉल्वेंट है, जैसे आपने एक ही है उसमें आपने पूरा सॉल्वेंट भर दिया, और विलय की मात्रा है कम, मतलब उसके मुकाबले कम, जितना सॉल्वेंट विलायक है ना उसके मुकाबले काफी कम, न के बराबर। ऐसा होता है विलयन बनता है तो मतलब विलय तो कम रहेगा, हमेशा पता है विलय कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहता है कि उसमें अपन अच्छे तरह रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये बहुत एक्सेस में होगा क्या, विलायक। तो सबसे पहले लाइन क्या आएगी इसकी, इन अभिक्रिया में विलायक को आधिक्य में लेने पर, तो इसने क्या कर दिया, आधिक्य में लेने के कारण इनकी सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो ऐसे तो सांद्रता किस पे निर्भर करती है, आपको पहले ही बताया था, सांद्रता हमेशा काय पे निर्भर करती है, विलय पे निर्भर करती है। सांद्रता हमेशा विलय पे निर्भर करती है, लेकिन आप विलायक को भी नहीं भूल सकते हैं, विलायक का ना कुछ तो योगदान उसमें रहता ही है। ऐसे सांद्रता काय पे निर्भर करती है, विलय पे। हमारा स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप फिर कह रहे हैं विलायक का भी योगदान रहता है, विलायक को हम नहीं भूल सकते हैं। तो ठीक है, अब आप क्या की बात करते हैं, इन अभिक्रिया में विलायक को आधिक्य में लेने पर उनकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। मापनीय परिवर्तन कैसे नहीं होता है उसको सीखते हैं। आपने करा लिया, आपने इसमें सॉल्वेंट भर रखा है, विलय मतलब दिख ही नहीं रहा है, आपने रिएक्शन करा लिया, आपका कंप्लीट जो मिल रहा था आपको तैयार हो गया। आपने देखा उसमें क्या बच गया, तो आपने देखा वो विलायक बच गया, तो आपको तो यही रियलाइज हुआ जितना मिल गया था वो उतना ही बच गया। तो मतलब ऐसा कोई माप में परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें विलायक की कोई कमी दिखी हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उन अभिक्रिया में आधिक्य में लेने पर उनकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। मापनीय परिवर्तन नहीं होता है तो अब डाउट हो गया, देखो मापनीय परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मापनीय परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अब देखो अब क्या फर्क पड़ा, तो किस पे फर्क पड़ा है, जो उस इफेक्ट से अणुसंख्यता और कोटि, काय पे फर्क पड़ा, अणुसंख्यता और कोटि। अणुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। एक अभिक्रिया में एक विलायक बराबर प्रोडक्ट बना रहा है, तो अणुसंख्यता कितनी हो गई, 1 और 1 2। ठीक है, विलय एक से अधिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, विलय एक से अधिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जल्दी बताइए, विलय एक से अधिक
हो सकता है ना। तो अणु संकेता जितने चाहे आप, मतलब उसमें कुछ नहीं है रिएक्शन में, चाहे एक दो तो भाग लेंगे, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, तो उसकी क्या कहलाती है अणु संकेता। अणु संकेता अपन देख से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। अणु संकेता बताना आसान है, आसान नहीं आसान। आपने देख लिया एक लाइन में कितने 4 जने बैठे, तो आपने बोल दिया 4 जने बैठे, 3 बैठे तो 3 बैठे, 2 बैठे तो 2 बैठे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं है उसमें बताने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसमें, क्योंकि आपको देख के बताना ही तो है और उस पर आपको कुछ करना थोड़ी है। अब आता है अणु संकेता और फिर आता है कोटि। कोटि पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोटि आप देख के नहीं बता सकते जब तक आपको ज्ञान नहीं है पूरा। कोटि आप देख के नहीं बता सकते जब तक आपको ज्ञान नहीं है पूरा, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसे होगी क्योंकि जो है ना 2 पदों में होगी, तो 2 पद वाली रिएक्शन आ गई। तो कोटि तो पे निर्भर करती है। वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? जो स्लो होता है। स्लो आरडीएस पे अपन निकालते हैं, क्योंकि तेज वाले पे तो अपन इतने जल्दी वो कर ही नहीं पाएंगे, वो इतना जल्दी फास्ट होता है वो प्रोसेस, तो वहां पे कोटि का गणना करना मुश्किल है, नामुमकिन होता है वहां पे, ठीक है। आइए, तो ये हो गया अणु संकेता और कोटि। तो क्या प्रभाव पड़ा, परिभाषा फिर एक बार पढ़ते हैं अपन दोबारा। तीन अभिक्रियाओं में सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं में विलायक को आधिक्य में लेने के कारण इनकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इनकी अणु संकेता कितनी हो जाती है? अणु संकेता 2 और कोटि का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग यही है, क्या? कोटि। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे? कोटि। और कोटि पे निर्भर करती है स्लो आरडीएस पे, मतलब अभिक्रिया के धीमे पद पे अपन कोटि की गणना कर सकते हैं, तेज वाले पद पे कोटि की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। फास्ट पे गणना करना मुश्किल है और नामुमकिन है, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी होता है कि पलक नहीं झपकती उससे पहले, तो एक पलक नहीं झपकती है उससे पहले तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आइए, यहाँ तक कोई डाउट? तो अभी आपने क्या सीखा? अणु संकेता 2 और कोटि 1। तो कौन सा गाना हुआ है? क्या हो गया? 1 2 का 4 4 2 का 1। क्या हो गया? 1 2 का 4 4 2 का 1। तो अणु संकेता को कैसे याद करेंगे? 1 2 का 4 1 2 का 4। अणु कितने भी हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो आपको 1 2 3 1 2 का 4, तो आपको क्या याद करना है? 1 को छोड़ो, 2 का 4। अणु संकेता कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो 1 2 का 4 4 2 का 1। लेकिन कोटि क्या होगी? हमेशा 1 ही होगी। तो कौन सा होगा? 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ठीक है। इज दैट डन? 1 2 का 4 और 4 2 का 1। यहां तक चीजें क्लियर? आइए, तो ये गाना हो गया। तो यहां तक एक सेकंड, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? आइए अब अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, आइए, ये क्या है? सुक्रोज है, सुक्रोज का जलीय अपघटन, ठीक है। H2O, H2O। ये क्या है यहाँ पे बताइए जल्दी? विलायक। आपको परिभाषा में क्या बताया था? विलायक का आयन होगा एक्सिस में, मतलब आधिक्य में, इतना ज्यादा है उसमें मिला हुआ है, अपघटन होगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दो चीज बनेगी। सुक्रोज का जलीय अपघटन हुआ, क्या हुआ? जलीय अपघटन। आपको क्या सिखाया था? तो यहाँ पे जल जो अभिक्रिया होगी ना, तो उसका जल में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं आएगा वहां पे। जब अपन अभिक्रिया के बाद रियलाइज करेंगे ना क्या क्या कम हुआ, विलय कम, विलय से टूट के क्या बना? विलय प्लस विलय बनके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। विलय प्लस विलय बनके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। लेकिन विलयन में हमने देखा यहाँ पे जो जल की सांद्रता में है ना, कोई मापनीय परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि विलय की सांद्रता तो क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ इंक्रीज होती है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है और अभिकारक और सॉरी विलय की सांद्रता समय के साथ घटती है, ठीक है। विलयन की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, जो बन रहा है प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है। आइए, तो अब देखते हैं क्या। ये आपने लिख दिया, तो आपने बोला सारे साहब विक्रिया का वेग तो बताओ। वेग काय पे निर्भर करेगा? तो वेग होगा कि समानुपातिक। वेग आपको तब भी पढ़ाया था, वेग काय पे निर्भर करता है? वेग काय पे निर्भर करता है? वेग
सांद्रता पे निर्भर करता है, और सांद्रता किस पे निर्भर करती है? विलय पे निर्भर करती है। वेग कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन खुद किस पे निर्भर करती है? विलय पे। तो विलय क्या है? C12 H22O11। ठीक है, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन करके अपन वेग की गणना कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा, तो आपने से ये पूछेंगे तो आप इसमें जल पे निर्भर क्यों नहीं कर रही है, जल पे क्यों डिपेंड नहीं करेगी? भाग तो अभिक्रिया में जल भी ले रहा है, लेकिन फिर वही बात आ गई, क्योंकि जल कैसे लेगा? जल आपको बता दिया आदित्य में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, आप लगा के देख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभिक्रिया काय पे निर्भर करेगी? जो विलय पे, जो कम होगा। ठीक है, विलय प्लस विलय। और ठीक है, ये क्या हो गया इसका? तो यहाँ से कोटि की गणना, कोटि कितनी आ जाएगी? एक। और अभिक्रिया में अणु कितने भाग ले रहे हैं? एक ही ले रहा है, एक ही ले रहा है, तो अणु संख्या कितनी हो गई? 2। यही आपको समझाना था। 1 2 का 4, 4 2 का 1, कोटि हमेशा एक होगी, अणु संख्या 2 3 4 5 कितने भी हो सकती है? 2 3 4 5। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया आपका कौन सा प्रोसेस? यहां तक हो गया आपका किसके लिए? एनसीईआरटी कवर। एनसीईआरटी का टॉपिक यहीं तक था स्टूडियो का, इसमें ही है। अब आए एक रिएक्शन लिखे, रिएक्शन जल्दी से समझते हैं चीजों को। क्या है एस्टर का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन? सबसे पहले एस्टर सबको पता है कौन सा ग्रुप है? दैट इज कॉल्ड एस्टर। ये भी आपको पढ़ाएंगे कैसे बोलते हैं, क्या होता है। ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। आप हमें इतना ही याद रखें, यहाँ पे एक R होगा जो कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे मतलब सेम कभी भी नहीं आ सकते, तो यहाँ पे या 2 की होगी या 3 की होगी, मतलब अलग अलग डिफरेंट हो गया R और R डैश उसके लिए। लेकिन आपको ग्रुप को क्या रखना है? RCOOR। दैट इज क्या हो गया? ये हो गया एस्टर। ये हो गया एस्टर। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, एस्टर का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन। तो एस्टर RCOOR प्लस जल अपघटन की बात हो गई, तो कौन सा अपघटन है? अम्ल उत्प्रेरित। अम्ल उत्प्रेरित आया था तो कोई आता है H प्लस। ऑब्वियसली अम्ल क्या होते हैं? अम्ल के लय से लेना। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पे अपन ने करा रिएक्शन, तो क्या क्या बनेगा इस बात के अपन और देख लेते हैं। तो RCOOH ये बन गया एक तो, और यहाँ से क्या बना? और यहाँ से R डैश निकल गया, ROH। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था? आदित्य में वही। अब आप अगर वेग निकालना चाहते हो तो वही एक पद किस पे निर्भर करेगा? किस पे निर्भर करेगा? ओनली एस्टर पे। तो RCOOR डैश, यहाँ से क्या हो गया? अणु संख्या कितनी हो गई? 1 2 का 4 और 4 2 का 1, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। जल्दी देखिए, अणु संख्या था 2, और कोटि काय पे निर्भर करेगी? ओनली इस पे निर्भर कर रही है। तो कोटि यहाँ पे कितनी है? घात कितनी है यहाँ पे? 1 या 2? जल्दी बताइए, 1 या 2? यही निर्भर करती है, इसमें बोलते हैं कोटि घातांक के बराबर होती है। तो अणु संख्या ला दो, कोटि अरे। ठीक है, आइए तो रेट बराबर ये यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई हम उत्प्रेरित जल अपघटन। ठीक है, अब सेशन को यहीं से आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आता है वेग स्थिरांक की गणना। किसकी गणना? वेग स्थिरांक की गणना। देखो आप ये वाली रिएक्शन करोगे ना कभी भी, ये टाइप से वेग स्थिरांक की गणना यहाँ पे होती है। एक आता है वॉल्यूम मेथड। कौन सी विधि होती है? आयतन विधि। कौन सा मेथड आएगा? वॉल्यूम मेथड। देखो समझते हैं वॉल्यूम मेथड कैसे। आपने बोल दिया यहाँ पे ये तो है देखो आदित्य में, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये बन रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है अपना, विलय प्लस विलायक मिलके क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो आपने कह दिया यहाँ पे आप वेग स्थिरांक की गणना करो। अपन वेग स्थिरांक की गणना करते हैं तो अपन जानते हैं वहां पे दोनों पद काम आते हैं, प्रारंभिक पद और अंतिम पद। तो आपने प्रारंभिक पद निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखोगे आप? जब यहाँ पे एक अम्ल है उसमें आपने जल से उसका विक्रिया करा रहे हो, एस्टर है उसके आप जल से विक्रिया करा रहे हो। यहाँ क्या देखोगे? यहाँ पे आप देखोगे ओनली एक आयतन पद को। आयतन के अकॉर्डिंग आप है ना उससे आगे या पीछे की उसकी गणना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आयतन के अकॉर्डिंग? क्योंकि आप हमें को दूसरा पद लगा के देख लो, नहीं लगेगा। ओनली आयतन होगा कि आपको प्रारंभिक आयतन पता होगा कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया, अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन। ठीक है, अब विक्रिया क्योंकि इसमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे आदित्य में है, ओनली एक आयतन ऐसा पद हो सकता है जो यही बता सकता है कि पहले आयतन कितना था बाद में आयतन कितना हो जाएगा इसका।
ठीक है, आइए तो इसके लिए एक सूत्र होता है वो लिखते हैं अपन। ठीक है, तो फिर किस तरह की गणना करनी है अपन को, तो उसके लिए अपन ने इस पहले भी एक सूत्र पढ़ रखा है। उस दिन आपने क्या निकाला था, टी log v0 बाय vt, दैट इज फर्स्ट। v0 क्या है यहाँ पे, v0 है जीरो समय पे आयतन डैश प्रारंभिक आयतन, क्या है यहाँ पे प्रारंभिक आयतन, और vt यहाँ पे क्या है, t समय पे आयतन। ठीक है, और vt कैसे निकाल सकते हैं, t समय पे आयतन कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए, vt कैसे निकाल सकते हैं, बताइए vt कैसे निकाल सकते हैं, v अनंत माइनस v0, अनंत समय पे आयतन बराबर प्रारंभिक समय पे आयतन। तो आप देखो, अब यहाँ पे vt का मान इसमें पुट करो आप, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, 2.03 अपॉन t बराबर log, ये हो गया v0 बाय v अनंत माइनस vt। एक फॉर्मूला आपके पास ये रहा। तो ठीक है, आपने आयतन प्रोसेस काय के लिए सीखा, देखो आयतन प्रोसेस इसके लिए सीखा, आपके पास या तो अम्ल होगा यहाँ पे विलय के रूप में, या क्षार होगा। हमने क्षार के विक्रिया में आप क्या मेथड लगाओगे, आप मेथड लगाओगे आयतन प्रोसेस, आयोनिक मेथड। ठीक है, आयतन प्रोसेस, वॉल्यूम मेथड, सॉरी आयोनिक का वॉल्यूम मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो फॉर्मूले। ऐसे तो ये प्रोसेस काफी बड़ा है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या है, इसमें आपको अभिक्रिया में क्या करना पड़ता है, NaOH की गणना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, NaOH की सांद्रता के अकॉर्डिंग ये वाले फॉर्मूले पुट होते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, आइए एक यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है इसका, तो v अनंत माइनस v0, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। अगर आपको प्रारंभिक आयतन भी नहीं पता तो आप प्रारंभिक आयतन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आइए अगला। अब ये तो काय के लिए हो गया, पहला कौन सा मेथड था, आयोनिक वॉल्यूम मेथड, आयतन विधि। किसके लिए निकालेंगे, जब आपको विलय हुई लाइन में क्या नहीं रखा होगा, अम्ल या क्षार दे रखा होगा। काय के लिए निकालेंगे, जब अम्ल या क्षार दे रखा होगा। आइए अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उसको क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इच्छुक शर्करा का क्या होता है, प्रतिपन। प्रतिपन मतलब प्रतिपन से डिपेंड करता है ओनली विन्यास पे। विन्यास कौन से हो सकते हैं आपके पास, विन्यास आपके पास दो हो सकते हैं, डी हो सकता है या एल हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, विन्यास एल पे निर्भर करता है, जो घूर्णक होता है। आपको आगे पढ़ाएंगे डेवलपमेंट्री और लेवलोमेट्री, मतलब वहां में घूर्णक और दक्षिण ध्रुवणक, वहां मतलब लेफ्ट हैंड वाला, दक्षिण मतलब राइट हैंड वाला। तो ये ओनली ये राइट पे जाएगा, आप ऐसे याद रखें, और ये लेफ्ट में जाएगा। तो अब इस प्रोसेस को आपने प्रतिपन, विन्यास, डी और एल, आइए देखते हैं क्या होता है। अभी दूसरा मेथड है आपके लिए, कौन सा मेथड, आइए देखो रिएक्शन क्या होती है। अभी आपको पढ़ाया था 12, 22, 11, वही जल काय में रहेगा, जल जल्दी बताइए, काय में रहेगा, आदित्य में, आदित्य में नहीं रहेगा, आदित्य में रहेगा। इन्वर्जन कर रहे हैं आप, इसका प्रतिपन कर रहे हैं तो काय में बदल जाएगा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। अब आपके बात आ गई, ये तो देखो दोनों के सेम है। अब इन सबको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे अपन इसमें आ गया वेग स्थिरांक, कोई रेट आ गई। सबसे पहले तो रेट टाइप है, ये तो क्या है एक्सिस में, तो एक्सिस में तो इस पे निर्भर तो करेगा नहीं, तो काय पे निर्भर करेगा, ओनली सुक्रोज पे निर्भर करेगा। 12, 22 और वो 11। ठीक है, इस डन यहाँ तक डन है ना। तो अणु संख्या था मोलिकुलरिटी 2, कोटि कोटि क्या है यहाँ पे 1 है। बस आइए सेशन को और बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, ग्लूकोज और ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ग्लूकोज घूमता है D प्लस और ये होता है L माइनस। इस जो विलयन बनाया है इसमें 35% है, इसमें 65% है, तो प्रभावी कौन सा है, L है।
तो ये प्रतिबंध हो गया एल। इज दैट क्लियर? यहां तक आइए, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना, काय की गणना, वेग स्थिरांक की गणना। तो 2.033 अपॉन t, 2.303 अपॉन t log r अनंत माइनस r0 बराबर r अनंत माइनस rt। ये किन के लिए होगा? यह उन अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की गणना का फॉर्मूला है जिनमें क्या होता है, ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती है। ध्रुवण घूर्णन से मतलब या तो उनका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है या राइट हैंड की, उससे आप उनसे क्या निकालते हैं, जैसे अपन ने वहां पे आयतन प्रोसेस निकाला था। आयतन मेथड क्या काम आता है? आयतन में अपन देखते थे पहले कितना हुआ, बाद में कितना हुआ। यहां से अपन कैसे शो करते हैं? ध्रुवण घूर्णक से कि भाई डेविल रोटेटरी या डेविल रोटेटरी, मतलब दक्षिण ध्रुवण गया, बाएं घूर्णन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें। और नंबर 3 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस तो आपके पास 2-3 फॉर्मूले आपके पास अभी तक याद हो गए होंगे, उम्मीद है। आइए, गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया, गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया। जहां भी बात गैस की आएगी, आप काय पे ना बात करके किस पे बात करेंगे? ओनली दाब पे। पहला अपन ने कौन सा प्रोसेस निकाला था? पहला अपन ने आयतन पे बात करी, दूसरा अपन ने ध्रुवण घूर्णन पे बात की, अब तीसरी बात काय पे करेंगे? आप दाब पे। तो यहाँ पे जब अपन फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, जल्दी बताइए आप। उसमें दाब आएगा, क्या आएगा? दाब आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन T बराबर log P नॉट अपॉन 2P नॉट बाय माइनस PT। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये याद नहीं हुआ 101% सवाल यहीं से आएगा, क्योंकि सब पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, सब पढ़ लेते हैं। अब देखो कैसे, ये प्रोसेस क्या है समझे। देखो अब ये आता है प्रारंभिक समय पे, आया था प्रारंभिक समय पे था P नॉट, T समय पे था P नॉट। तो ठीक है, अभी की आपने चालू कर ली, पहले तो क्या होगा? P नॉट 0 0, ठीक है, क्योंकि सारा 0 आ गए। अभिक्रिया चालू हुई तो P नॉट में से कुछ कम हुआ, P नॉट माइनस x, और अभिकार में कुछ उत्पाद में कुछ बना, क्या बना? x। तो ठीक है, ये वहां से आता है प्रोसेस। तो अब आप है ना, जैसे आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, इस समय पे तो आप काय की गणना करोगे? दोनों दाब की दाब घटाओगे, प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब। तो वहां से आपके पास क्या आएगा? टोटल दाब आएगा। टोटल दाब से आप ये वाला फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं, 2K बराबर 2P बराबर log P नॉट अपॉन 2P नॉट बाय PT। यहां पे आपके आज पूरी अभिक्रियाएं खत्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। वेग स्थिरांक याद करने के तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट